नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रकाश शेखावत की क्लास में स्वागत। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परागण की विधियां, कौन कौन सी विधियों के द्वारा पादपों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब उसमें हमने दो घटक लिए थे, एक जैविक और एक अजैविक। दोनों घटकों के बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा कर ली। आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, असंगतता या अनिश्चितता। क्या होती है अनिश्चितता? देखिए, ये वर्तिकाग्र है, जायांग का शीर्ष भाग, ये इसका अंडाशय है। यहाँ वर्तिकाग्र पे परागकण व्यवस्थित होते हैं। तो जब परागकण और वर्तिका ये जो दोनों हैं, उसके मध्य जब निषेचन नहीं होता है, यानी परागकण मादा भाग को निषेचित करने में असफल हो जाता है, उस क्रिया को अनिश्चितता या असंगतता पाई जाती है। तो परिभाषा होगी, वर्तिकाग्र पर परागकण के निषेचन की असफलता को असंगतता कहते हैं। अब इसमें टॉपिक चलता है पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है? इसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या होता है पराग स्त्री केसर संकर्षण? देखिए, ये जो वर्तिकाग्र है, इस पे परागकण, तो पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया के कारण ही असंगतता का गुण पाया जाता है। पहली बात, असंगतता का कारण क्या है? पराग स्त्री केसर संकर्षण। ये जो पराग स्त्री केसर संकर्षण की जो क्रिया होती है, ये मुख्यतः दो कारकों पे निर्भर करती है। एक तो है कारिकी कारक और दूसरा कारक है आकारिकी। आकारिकी और कारिकी ऐसे दो कारक हैं जिनके द्वारा पराग स्त्री केसर संकर्षण की क्रिया निर्भर करती है। इस पराग स्त्री केसर संकर्षण जो क्रिया है, इस पे नियंत्रण किसका होता है? एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी द्वारा। एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी द्वारा इस क्रिया का निर्धारण होता है। ये जो असंगतता है, ये भी दो प्रकार की मिलेगी। एक होता है नर युग्म कोदविद असंगतता, दूसरी है मादा युग्म कोदविद असंगतता। ये क्या होती है देखिए, तो जब असंगतता की क्रिया का निर्धारण परागकण से होता है, किससे होता है भाई? परागकण से होता है, उसे नर युग्मकोद्भिद असंगतता कहते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद असंगतता किसे कहते हैं? यानी परागकण के अलावा अगर अन्य किसी घटक से असंगतता की क्रिया का निर्धारण होता है, उसे मादा युग्मकोद्भिद असंगतता कहते हैं। तो हमने
पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया को देखिए, इसमें दो बातें और इंक्लूड हैं। अंडाशय में कौन पाया जाता है? बीजांड। इसमें हम पढ़ेंगे पराग कण के अंकुरण से क्या होगा? पराग नलिका निकलेगी। तो पराग कण के अंकुरण से लेकर पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश होता है उस तक की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया में किया जाता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, पराग कण का अंकुरण कैसे होगा वो हम देखते हैं। इससे पहले टॉपिक और देखिए। अब इसमें टॉपिक है असंगतता के कारण। असंगतता के कारण यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पादपों में असंगतता पाई जाती है? तो पहला कारण तो ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये मादा भाग है, तो पहला कारण तो ये परागकण है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया परागकण का अंकुरण न होना, यानी ऐसा हो जाए अगर परागकण का अंकुरण ही नहीं होगा तो बताइए निषेचन की क्रिया होगी क्या? नहीं। दूसरा कारण है पराग नलिका का वर्तिका में फटना, यानी ये पराग नलिका, परागकण से क्या निकल गई? पराग नलिका। ये पराग नलिका बीजांड तक नहीं पहुंच करके जब वर्तिका में फट जाएगी तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तीसरा है पराग नलिका का उचित स्थान पर न पहुंचना, यानी पराग नलिका जो है वो सही जगह पर अर्थात बीजांड के अंदर नहीं पहुंचती है तो भी ये असंगतता की क्रिया होगी। चौथा है परागकण से जो पराग नलिका निकलती है, पराग नलिका के शीर्ष भाग में दो नर युग्मक पाए जाते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जब केंद्रक है, जब उनका संलयन नहीं होता है तो भी निषेचन नहीं होता है। तो नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन न होना, संलयन का अर्थ होता है मिलना। तो ये कारण है जिनकी वजह से पादपों में निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती। इसके पश्चात हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा परागकण का अंकुरण व पराग नलिका में वृद्धि, यानी पादप पे जो परागकण है उसका अंकुरण कैसे होता है और पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है। तो देखिए परागकण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि, जर्मिनेशन ऑफ एंड ग्रोथ इन pollen tube, germination of pollen grain and growth of pollen tube। क्या होगा, यानी परागकण का अंकुरण कैसे होगा और पराग नलिका की वृद्धि कैसे होगी। सबसे पहली बात देखिए, ये मादा भाग यहाँ पे है बीजांड
बीजांड में पड़ रखा है मादा युग्मोद्भिद और इसके अंदर होती है अंड कोशिका, बीच में द्वितीय किरण। ये बात है। सबसे पहली बात जो वर्तिका है ये है इसकी वर्तिका। ये जो वर्तिका है इसका माध्यम बोरॉन के कारण चिपचिपा होता है। याद रखना बोरॉन के कारण वर्तिका का माध्यम चिपचिपा होता है, इसलिए परागकण यहाँ पे चिपक जाता है। इसके अलावा वर्तिकाग्र पे क्या क्या मिलेगा? वर्तिकाग्र पे फ्रक्टोज शर्करा है, इसके अलावा यहाँ पे जल है, इसके अलावा जल है, जल के अलावा भी अन्य बहुत सारे पदार्थ रेजिन है आदि वर्तिकाग्र पे पड़ेगा। अब इस वर्तिकाग्र पे एक नहीं अनेक परागकण आकर के इकट्ठे होते हैं, अनेक परागकण आते हैं। अब अनेक परागकण आने के पश्चात यहाँ पे एक जाति विशिष्टता पहचानने की क्रिया होती है। जाति विशिष्टता की क्रिया होती है। जाति विशिष्टता की क्रिया का अर्थ परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य जाति को पहचानने की क्रिया होती है। अगर परागकण इस मादा भाग की जाति का नहीं है तो परागकण को शर्करा नहीं मिलेगी, यानी पोषण नहीं मिलेगा और जल नहीं मिलेगा, तो उस समय पश्चात परागकण नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर परागकण उसी जाति का है तो उसे फ्रक्टोज शर्करा मिलेगी। फ्रक्टोज शर्करा के द्वारा परागकण पोषण प्राप्त करेगा एवं जल का अवशोषण करेगा। परागकण जल का अवशोषण कर फूल जाता है। अब फूलने के पश्चात क्या होगा? परागकण जैसे मान लीजिए ये था परागकण, तो ध्यान रखना जब परागकण वर्तिकाग्र पे आता है तो द्विकोशीय की अवस्था में होता है। याद करो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मादा युग्मोद्भिद का विकास दो चरणों में होता है। पहला चरण लघु बीजाणुधानी के अंदर और दूसरा चरण जायांकी वर्तिकाग्र पे। तो पहला चरण लघु बीजाणुधानी के बाहर जब परागकण आता है तो द्विकोशीय की अवस्था में होता है। बड़ी वाली जो कोशिका थी उसका नाम था कायिक कोशिका और जो छोटी कोशिका थी उसका नाम था जनन कोशिका। यानी परागकण जब वर्तिकाग्र पे होता है तो द्विकोशीय की अवस्था में होता है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। तो परागकण जब जल का अवशोषण कर फूल जाता है तो ये जो कायिक कोशिका है इस कायिक कोशिका में ये कंडीशन बनेगी, जैसे मान लीजिए ये परागकण था, ये जनन कोशिका हो गई, नीचे वाली कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका। अब तुमने पढ़ा था कि परागकण की बाह्य सतह जो है बाह्यचोल कहलाती है, और बाह्यचोल में कौन थे? जनन छिद्र। जनन छिद्र पे हमने कहा था स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता। तो परागकण से जब पराग नलिका निकलती है किससे बनती है? यानी परागकण में उपस्थित जो कायिक कोशिका है वो पराग नलिका में बदलती है। तो पराग नलिका जनन छिद्रों से होकर के इस प्रकार बाहर निकल जाती है। तो परागकण से जो है पराग नलिका जनन छिद्रों से होकर के बाहर निकलती है। अब देखिए सामान्यतः एक परागकण से एक ही पराग नलिका बाहर निकलती है, लेकिन कुछ कुल ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक पराग नलिकाओं का विकास होता है। जैसे अपन बात करें तो एक तो है कुकुरबिटेसी कुल। कुकुरबिटेसी कुल में ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई आते हैं, और एक कुल होता है मालवेसी। तो कुकुरबिटेसी और मालवेसी ऐसे दो कुल है जिनमें एक से अधिक पराग नलिकाओं का विकास होता है। तो जब एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाओं का विकास होता है उसे बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। लेकिन याद रखना निषेचन क्रिया में केवल एक ही पराग नलिका भाग लेती है, बाकी और सभी पराग नलिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो परागकण से पराग नलिका निकल गई
तो पराग कण से पराग नलिका का बनना पराग कण का अंकुरण कहलाता है। पराग कण से पराग नलिका का बनना पराग कण का अंकुरण जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहलाता है। और ये क्रिया जायन की वर्ती कागज पर संपन्न होती है। अब देखिए, ये पराग नलिका ऊपर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन ये पराग नलिका नीचे क्यों आती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, ये जो बीजांड है इससे कैल्शियम आयनों का स्रावण होता है। तो कैल्शियम आयनों का जो स्रावण होता है, इसलिए कैल्शियम क्या है, एक रासायनिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है जो पराग नलिका को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो कैल्शियम के कारण पराग नलिका में जो गति होती है उसे कहते हैं रसायनोवर्तनी गति। तो ध्यान रखना, रसायनोवर्तनी गति किसमें होती है? एंजियोस्पर्म में होती है। यानी हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म के पक्ष में पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं उनमें जो पराग नलिका होती है उसमें रसायनोवर्तनी गति पाई जाती है। रसायनोवर्तनी गति का कारण क्या है? कैल्शियम आयन। इस कारण से ये पराग नलिका बीजांड की तरफ आकर्षित होती है। इसी के अपोजिट होती है एक गति और होती है, उसका नाम है रसायनोचलनी। रसायनोचलनी यानी पराग नलिका में जो गति है वो रासायनिक पदार्थ के कारण होती है, लेकिन इसमें जो रासायनिक पदार्थ है वो है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड के कारण गति होती है। अब ये गति किसमें होती है? ये गति होती है, याद रखना, एक तो टेरिडोफाइटा में और एक होती है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा की पराग नलिका में रासायनिक चलनी गति होती है जो मैलिक एसिड के कारण होती है। और एंजियोस्पर्म में जो पराग नलिका में गति होती है उसे रसायनोवर्तनी कहते हैं, कैल्शियम आयन के कारण होती है। इसलिए पराग नलिका बीजांड की ओर गति करती है और सभी परागकण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ये पराग नलिका नीचे की तरफ वृद्धि कर रही है। पराग नलिका ये कितनी लंबी होगी ये किस बात पे निर्भर करता है? तो पराग नलिका की लंबाई निर्भर करती है वर्तिका पे। जिसकी वर्तिका जितनी लंबी होगी पराग नलिका उतनी ही लंबी होगी। सबसे अधिक लंबी पराग नलिका याद रखना मक्का की होती है 450 mm। पूरी दुनिया में जितने भी पादप हैं उनमें सबसे लंबी पराग नलिका मक्का की होती है। अब देखिए, इसमें ये काय कोशिका तो पराग नलिका में बदल गई थी। ये जनन कोशिका थी, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ। दो नर युग्मक अचल थे और वो पराग नलिका के शीर्ष भाग पर व्यवस्थित थे। अब देखिए, कुछ पादप, अब ये वर्तिका, ये पराग नलिका बीजांड की ओर गति करती है। अब इससे क्या होगा कि कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जिनकी वर्तिका खोखली होती है, उनमें तो आसानी से पराग नलिका जाएगी, लेकिन जिनका वर्तिका ठोस होता है उसमें क्या होगा? तो जिन पादपों की वर्तिका ठोस होती है उसमें क्या होगा? ये जो पराग नलिका है ना, पराग नलिका से एंजाइम निकलता है, उसका नाम है पैक्टिनेज एंजाइम का स्राव होता है। और ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा? सेलुलोज का पाचन करेगा और सेलुलोज का पाचन करके वर्तिका के माध्यम को खोखला बना देता है। और वर्तिका के माध्यम खोखला बन जाने पर ये जो पराग नलिका है वो बीजांड की तरफ गति कर लेती है। इस प्रकार ये गति हो जाती है। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि पराग वर्तिकाग्र पे पराग कण का अंकुरण कैसे होता है और अंकुरण के पश्चात पराग नलिका किस प्रकार गति करती है। तो वर्तिकाग्र पे अंकुरण हुआ और पराग नलिका जो है गति करते हुए बीजांड तक पहुंचे जाती है। अब इसमें पढ़ते हैं अगला टॉपिक कि ये जो पराग नलिका है वो कहाँ तक पहुंचे? बीजांड तक। बीजांड का दूसरा नाम क्या होता है? गुरु बीजाणु दानी। तो अब पराग नलिका किसमें प्रवेश करेगी? बीजांड में। तो अगला टॉपिक होगा हमारा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो देखिए कैसे होता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होगा। इसके भी 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग के द्वारा जो है पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है।
पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश entry of the pollen tube in ovule, ओव्यूल में कैसे प्रवेश होगा। तो देखिए अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, ये ऐसे था, इसके अंदर ये बीजांड बना हुआ था, अब इसमें परागकण का अंकुरण हुआ, ये पराग नलिका इस प्रकार आ। अब देखिए आगे कैसे होगा। तो पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश होता है, इसके तीन मार्ग, इसके तीन मार्ग प्रवेश कर देंगे। तो पहला मार्ग है, उसका नाम है पोरोगेमी। पोरोगेमी जिसको बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश पोरोगेमी क्या होता है। सपोज दैट ये बीजांड है, इस बीजांड में हम क्या करेंगे, ये मादा युग्म पौधविद, ये द्वितीय केंद्रक, ये प्रतिमुखी कोशिका। तो जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वारीय छोर से प्रवेश करती है, बीजांड द्वारीय छोर से प्रवेश करती है, उसे पोरोगेमी कहते हैं। ये हो गया बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार, तो जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वारीय छोर से होता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैक्सिमम प्लांट। अधिकांश जो पादप है उसमें इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी को बोलते हैं निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश, अब निभागीय प्रवेश क्या हुआ देखिए, ये है बीजांड इसमें होगा जब पराग नलिका का प्रवेश, जब पराग नलिका का प्रवेश बीजांड में निभागीय छोर से होता है, निभागीय छोर से होता है, उसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका केजुराइना। तीसरा प्रकार है मीजोगेमी। मीजोगेमी को बोलते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश क्या होगा, ये देखिए ये बीजांड है, तो जब पराग नलिका बीजांड के अध्यावरणीय छोर से प्रवेश करती है, बीजांड के अध्यावरण, जैसे ये है बीजांड के अध्यावरणीय छोर से प्रवेश करेगी, उसे मेसोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल है कुकर बिटेसी। तो इस प्रकार हमने पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश को देखा। अब देखिए अगला टॉपिक, इधर देखिए, इसमें हमने ये पढ़ा कि इस प्रकार यहाँ तक एंट्री होगी। अब यहाँ तक एंट्री होने के पश्चात अब आगे की एंट्री कैसे होगी, तो आगे की एंट्री को देखने के लिए देखिए अब अगला टॉपिक है अपना पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर दी। अब किसमें प्रवेश करेगी पराग नलिका? देखिए अब इसमें
ये था बीजांड। इस बीजांड में ये कौन था? भ्रूणकोश। तो अब परागीय भ्रूणकोश में कौन थे? पढ़ रखा है हमने। यह अंड कोशिका और पार्श्व भाग में है सहायक कोशिका। तो अब पराग नलिका है ना, किसमें प्रवेश करेगी? अब पराग नलिका का जो प्रवेश है वो किसमें होगा? वो होगा भ्रूणकोश में। तो अगला टॉपिक होगा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो से। किस प्रकार एंट्री होगी वो देखिए। इसमें सबसे पहली बात, ये अपना भ्रूणकोश है। इस भ्रूणकोश में नीचे की तरफ बीजांड वाली छोर पे 3 कोशिका थी। बड़ी वाली कोशिका का नाम था अंड कोशिका। पार्श्वीय भाग में 2 कोशिका थी जिनका नाम था सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल। बीच में था द्वितीयक केंद्रक। और निभागीय छोर पे 3 कोशिका थी जिनका नाम था प्रतिमुखी कोशिका। देखिए पराग नलिका का जो प्रवेश है भ्रूणकोश में इस छोर से होगा। तो इसके प्रवेश के 3 मार्ग। एक मार्ग तो ये रहा, यानी ये सहायक कोशिका की भित्ति और भ्रूणकोश की भित्ति, एक मार्ग ये रहा। दूसरा मार्ग है सहायक कोशिका की भित्ति और अंड कोशिका की भित्ति, ये रहा। तीसरा मार्ग है सहायक कोशिका के मध्य भाग से। तो भ्रूणकोश में पराग नलिका के प्रवेश के 3 मार्ग। पहला मार्ग है सहायक कोशिका व भ्रूणकोश की भित्ति द्वारा। दूसरा मार्ग है सहायक कोशिका के मध्य भाग द्वारा। तीसरा है सहायक कोशिका भित्ति व अंड कोशिका भित्ति द्वारा। ये 3 मार्ग है जिसके द्वारा पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। देखिए ये जो सहायक कोशिका होती है इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस इसको बोलते हैं अंड समुच्चय उपकरण। तो फिलिफॉर्म एपरेटस है जो पराग नलिका को भ्रूणकोश में प्रवेश हेतु अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। इन 3 मार्गों द्वारा इस प्रकार पराग नलिका जो है भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। अब इसमें प्रवेश तीनों में से किसी भी रास्ते से प्रवेश करने के लिए इस प्रकार पराग नलिका का ये भ्रूणकोश में प्रवेश हो गया। भ्रूणकोश में क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। तो पराग नलिका
इस मार्ग से होते हुए कोशिका द्रव में पहुंच जाती है। अब कोशिका द्रव में पहुंचने पर क्या होगा, या तो पराग नलिका का शीर्ष भाग फट जाएगा, अगर शीर्ष भाग नहीं फटता है तो पार्श्व भाग में साइड में छिद्र बन जाएगा। तो दोनों में से किसी भी रास्ते से इस पराग नलिका के शीर्ष भाग में उपस्थित दो अचल नर युग्मक बाहर आकर के मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार पराग नलिका में भ्रूणकोश प्रवेश की क्रिया संपन्न होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न